मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। मारा हरियाणा आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी खबर से ही बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। पंचकुला के 3 क्लब मालिकों को धमकी मिली है। लगातार गैंगस्टर आतंक मचाए हुए हैं। पंचकुला में 3 क्लब मालिकों को धमकी मिली है और वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है। इस वॉइस नोट में कहा है कि अगली बार गोली तेरे नाम की। धमकी के बाद तीनों क्लब संचालकों को पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई है। हर क्लब मालिक को हरियाणा पुलिस ने पीएसओ दिया है। बीजेपी नेता नरेंद्र लुबाना को भी सुरक्षा दी गई है। रोहित गोदारा गैंग पर धमकी देने का आरोप है। सेक्टर 5 फायरिंग कांड के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंचकुला के सेक्टर 5 और 9 में पुलिस अलर्ट पर है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाए। कहा कि हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब में ज्यादा रह रहे हैं, उन्हें हरियाणा की फिक्र नहीं है। 9 जून की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो मोर्चेबंदी अब शुरू हुई है सेक्टर 5 सेक्टर 9 में, वहां की तस्वीरें हैं। सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है। 4 जून को बीजेपी नेता के भाई पर ऐसे हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी। बाल बाल इस हमले में बचे थे। उसके बाद दोनों इस शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से रोहित गोदारा गैंग की तरफ से ही पंचकुला के 3 क्लब मालिकों को वॉइस नोट भेजकर धमकी दी है बकायदा कि अगली गोली तुम्हारे नाम है। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला फोन लाइन जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय जी आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया। पंचकुला में 4 जून को फायरिंग होती है। रोहित गैंग की तरफ से फायरिंग करवाई जाती है, बकायदा कबूलनामा। उसके बाद अब कल फिर पंचकुला के ही सेक्टर 5-9 में 3 क्लब मालिकों को धमकी आई है वॉइस नोट के जरिए। क्या कहेंगे इस पर आप? पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। हमारे जो अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी है और अफसरों का कोई ध्यान नहीं है किस तरह से प्रदेश को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, व्यापारियों को प्रोटेक्ट करना है। आम हो या खास हो, हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। विदेशी टेलीफोन नंबरों से कोई भी धमकी दे करके इस तरीके से एक्सटॉर्शन और जो है ना लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और सिर्फ एक्सटॉर्शन मांगने तक की बात नहीं है, गोलियां चल रही हैं, लोगों की जान जा रही है। मैं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र लाडवा हल्के में कल था, मुझे बताया गया कि वहां भी 4 दिनों में 4 मर्डर हो चुके हैं। तो पूरे प्रदेश में मैं मानता हूं जब से हरियाणा बना है और बसा है तब से ये सबसे असुरक्षित और असहज हरियाणा के लोग महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह ये भी है दिग्विजय जी? आपने कहा कि अफसरशाही हावी है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब में ज्यादा नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी लगता है उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है या उनको दी गई है? ऐसा है कि उन्हें इस पद से मुक्त कर देना चाहिए। उन्हें पंजाब का प्रभारी या अध्यक्ष बना करके वहां पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री की नीड ऑफ द आवर जो ये है कि वो प्रदेश में रह करके कानून व्यवस्था और प्रदेश के जो बेरोजगारी, गुंडागर्दी और जो किसानों के साथ जो सरकार की दुस्साहस नीतियां हैं उसके लिए यहाँ कोई मजबूत और ऐसा आदमी चाहिए जो जिसका ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल हो। ये लोग तो टोटल फेलियर, टोटल कोलैप्स कर चुके हैं। ये रिमोट कंट्रोल की जो सरकार हरियाणा में चल रही है, इससे हरियाणा कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि होगा क्या? सिर्फ बयानबाजी होती है और वहां तो कुछ असर होता नजर नहीं आ रहा। हम लगातार गैंग वॉर के मामले देख रहे हैं, हम लगातार एक्सटॉर्शन के मामले देख रहे हैं। और अब पंचकुला जैसे शहर में, जो राजधानी से सटा हुआ शहर है, सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहां तक ऐसे रोज गैंग वॉर होता है, धमकियां मिलती हैं, लोगों को मारा जा रहा है, व्यापारियों में खौफ है। कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों हांसी के अंदर एक जिम का ट्रेनर जब जिम की ट्रेनिंग करवा रहा था, उसको सरेआम 10 राउंड गोलियां मार करके जान ले ली गई। इसी तरीके से सिर धड़ से अलग कर करके लाश जो है वो रोहतक के अंदर मिली। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा मैडम जिसकी हम जिक्र करें। मुझे लगता है कि जनता के अंदर ये एक तरीके से सामान्य सी बात हो गई और लोग भी इस मामले को लेकर के चिंतित तो हैं, मगर सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अपनी राय रखी। तो ये थे जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला। इन्होंने सीधे सीधे आरोप सरकार पर लगाया है और कहा कि अफसरशाही यहाँ पर हावी है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। और आज हालात ऐसे हैं पंचकुला जैसे शहर में भी, जहां इस तरीके से सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। और जिनको धमकी मिली है उनमें से एक खुद बीजेपी नेता है, पार्षद के पति हैं नरेंद्र लुबाना, उनको भी धमकी दी है। कुछ वक्त पहले 4 जून को ही उनके भाई पर फायरिंग हुई थी, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बिल्कुल राजधानी से सटा हुआ पंचकुला शहर है, सबसे सुरक्षित माना जाने वाला, सबसे शांत शहर। वहां पर आज चैन से जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, सो नहीं पा रहे हैं। उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, एक्सटॉर्शन की मांग की जा रही है। हाँ, इस बार जो वॉइस नोट के जरिए धमकी मिली है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से 3 क्लब मालिकों को पीएसओ दिए गए हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब में ज्यादा रह रहे हैं और यहाँ की किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, यहाँ बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, खाकी का खौफ उनके दिल से निकल चुका है और अब वो बिना किसी डर के आए दिन किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कोई भी हिस्सा प्रदेश का अछूता नहीं है। और अब पंचकुला का जो मामला है वो वाकई में बहुत गंभीर मामला है कि यहाँ कैसे 3 क्लब संचालकों को वॉइस नोट भेजकर रोहित गोदारा गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन ने एक पीएसओ देने के साथ साथ एक और काम किया कि उनके परिवारों के मोबाइल फोन में एक अवैध ऐप जो है वो डाउनलोड करवा के एक्टिव की है। लेकिन क्या इससे अपराध रुक जाएगा? लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि अफसरशाही तो हावी है ही, वहीं ये सरकार भी रिमोट कंट्रोल की सरकार है। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। लगातार हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है प्रदेश में। अब पंचकुला में 4 जून के बाद कल एक बार फिर से वॉइस नोट के जरिए 3 क्लब मालिकों को धमकी दी गई है रोहित गोदारा गैंग की तरफ से। और सवाल विपक्ष उठाता है या मीडिया उठाता है, तो इस पर भी सवाल उठाता है, सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ मुद्दा विहीन विपक्ष है जो मुद्दे ढूंढ रहा है। क्या कहेंगे जो प्रदेश में इस वक्त हालात है? देखिए, ऐसा जी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। खाली रोहित गोदारा गैंग की बात नहीं है, इस प्रकार के 50 गैंग हरियाणा में इस प्रकार की रोजाना फिरौतियां मांग रहे हैं और ये मुद्दा पूरे प्रदेश से जुड़ा है। और सबसे बड़ा जरूरी होता है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर। हमने विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी हम कहते हैं कि भी इसको सबसे प्रायोरिटी भी लेना चाहिए, परंतु सरकार आंकड़े दिखाती है कि पहले ये था अब ये है। आंकड़ों से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होगी, सख्ती करने से होगी, इच्छा शक्ति से होगी। लेकिन क्या वजह लगती है आपको? सरकार तो कह रही कि हम, आपने सुना ही होगा, बहुत विवाद हुआ था इस पर विपक्ष की तरफ से और बहुत बयान वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें, लेकिन ना तो अपराध खत्म हुआ है ना अपराधी कहीं गए। कहने से बात तो ये है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज अपराधियों का डर नहीं है। आप रोजाना देखते हैं कि मुठभेड़ में पैर पे गोली लगी, ये पहले पकड़ते हैं बाद में गोली मारते हैं। सब मिली भगत से काम चल रहा है ये पुलिस वाला का। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो भी शह पर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखो ना, भी ऐसा कैसा निशाना हो गया कि सारी गोलियां पिंडी में ही लगेंगी। और फिर उसके बाद इतनी हिम्मत कि उसी गैंग की तरफ से फिर से धमकी आ जाए, चाहे वो भाग गैंग हो या रोहित गोदारा हो, लॉरेंस। ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहाँ फिरौतियां नहीं मांगी जा रही हैं। जी, मुख्यमंत्री के अपने शहर के अंदर लाडवा के अंदर भी एसएचओ का बयान था कि 9 लोगों को हमने सुरक्षा दी हुई है। लेकिन सवाल वही है अरोड़ा साहब कि किस किस को सुरक्षा देंगे? सुरक्षा की बजाय सुरक्षित माहौल मेरा मानना ये है कि सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा, और उसमें भी सुरक्षा सबसे जरूरी है। हरियाणा जैसे प्रदेश में अब गैंगलैंड नजर आता है हमें। ये तो बहुत दिन से हमको कह रहे हैं, पर ये मानते ही नहीं। ये तो फिर आंकड़े लेके बैठ जाते हैं कि आपके समय में ये था, उसके समय में ये था।
आंकड़ों से नहीं, इस पे सबको मिलके एक मुख्यमंत्री को सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए और सबका इसमें साथ लेके इस पे क्या एक्शन हो सकता है उसको करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक सरकार को बुलानी चाहिए। ये समस्या छोटी नहीं है, बहुत गंभीर है। इस मामले का हल निकाला जाना चाहिए। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। ये सिर्फ पंचकुला की बात नहीं, बल्कि प्रदेश के हर हिस्से से आए दिन फिरौती, रंगदारी, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। और जो एनकाउंटर हो रहे हैं, विपक्ष ने उस पर भी सवाल उठाए। मिली भगत का आरोप लगा कि जो क्राइम हो रहा है वो भी मिली भगत से हो रहा है। पुलिस प्रशासन की इसमें मिली भगत है। पंचकुला में 4 जून की तस्वीरें, उसके बाद कल वॉइस नोट भेजकर 3 और क्लब मालिकों को धमकी दी है। यहाँ सिर्फ एक गैंग नहीं, लगातार जो है ये गैंग का जो मामला है, गैंगस्टर लगातार यहाँ पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कुछ जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बात है कानून व्यवस्था की, प्रदेश में सुरक्षित माहौल देने की, ताकि आमो खास सभी यहाँ पर अपने आप को महफूज महसूस करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदेश के कोने कोने से ऐसे मामले सामने आए हैं एक्सटॉर्शन के, जहां पर धमकी दी जाती है कारोबारियों को, व्यापारियों को, असुरक्षा का माहौल है। और ताजा मामला पंचकुला का है, जहां 17 जून को धमकी भरा वॉइस नोट 3 क्लब मालिकों को आता है कि अगली गोली तेरे नाम की होगी। और इस वक्त इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है माजरा साहब आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठे हैं। ऐसो आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन पंचकुला में 4 जून के बाद 17 जून को फिर से क्लब मालिकों को धमकी आई है रोहित गोदारा गैंग की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे आप? अपने विदेश में बैठे बहुत से गैंगस्टर देश में बैठे, जेलों में बैठे अपने हुक्म चला रहे हैं और प्रदेश में फिरौती, गैंगवार, गैंगस्टर और गैंग रेप जैसी घटनाएं हो रही। निरंतर धमकियां मिल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है। हरियाणा प्रदेश में 2024 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई है जी, वो आंखें खोलने वाली है। इस प्रदेश के अंदर 2024 में आईपीसी और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के 1,15,000 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से पुलिस ने खुद ही अपने 24,747 को तो झूठे करार दे दिया। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं की खरीद फरोख्त में भी हमारा प्रदेश हरियाणा 736 केस दर्ज हुए हैं, जो पहले स्थान पे है। महिलाओं की खरीद फरोख्त के मामले में, लड़कियों की खरीद फरोख्त के मामले में ये हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार में 3रे नंबर पे है, अवैध हथियार रखने में 5वें नंबर पे है, फ्रॉड करने में 4थे नंबर पे है। और हरियाणा प्रदेश में ये इस तरह के, आपको पता ही है किस प्रकार से हांसी में हुआ, किस प्रकार से रोहतक में, किस प्रकार से आपके पंचकुला में, अनेकों शहरों में इस तरह के धमकी भरे पहले ही फोन आते हैं और फिर उनको बहुत से फिरौती ली जाती है, बहुत से फिरौती देके पीछा चढ़ाते हैं और बहुत को मार दिया जाता है। लेकिन विपक्ष के कुछ साथी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ध्यान हरियाणा पर नहीं है, वो पंजाब में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। ऐसे में तो सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चल रही, फिर हालात कैसे सुधरेंगे, कैसे बदलेंगे? कानून व्यवस्था पे एक बहुत अधिकारियों पे भी पकड़ रखने वाला मुख्यमंत्री की जरूरत है। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए दृढ़ संकल्प की भी जरूरत है। और ये जो काउंटर हैं दिखाए जा रहे हैं, इनके पैरों में गोली नहीं, सीधी छाती में मार करके ही इनको काउंटर करके ही दबाया जा सकता है। अगर कानून व्यवस्था मजबूत होगी, ये लगेगा कि दंड मिलेगा तो अपने आप ही हरियाणा छोड़ के भाग जाएंगे। अगर इनकी तरफ कोई रियायत की गई और किसी प्रकार की लिपअप होती गई तो अपराध और बढ़ेंगे। बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया माजरा साहब, आपने वक्त निकाला बातचीत के इस गंभीर मुद्दे पर, जरूरी मुद्दे पर। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा किसी भी राज्य के लिए होता है, हरियाणा के लिए भी जाहिर तौर पर है। और हरियाणा पिछले लगातार हम ये मामले देख रहे हैं कि कैसे विदेशों में बैठे गैंगस्टर धमकियां देते हैं, फिरौती मांगते हैं, रंगदारी कर मांगते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से पैसा लेकर हजम कर जाते हैं। होता यह है कि अब तो हमले होने शुरू हो गए हैं, अगर पैसे नहीं दिए जाते तो सीधे फायरिंग की जाती है, मर्डर किए जा रहे हैं। पंचकुला में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 4 जून को बाल बचे थे, बीजेपी पार्षद के देवर बाल इस हमले में बचे थे, लेकिन 17 जून को फिर से धमकी दी जाती है। नरेंद्र लुबाना जो बीजेपी नेता है, पार्षद के पति है, उनको भी, बाकी 2 क्लब संचालकों को भी धमकी आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल हुए। HSGMC के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु अर्जुन देव जी को नमन किया। कार्यक्रम में पानी की छबील भी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को खूब पानी पिलाया छबील में। पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का सम्मान किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि ये भारत माता के अमर सपूत और महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती का अवसर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के नाम पर स्थापित बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित कुल 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर लगभग 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। झज्जर में बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। कृषि को एग्री बिजनेस बनाने की दिशा में बढ़ रहा हरियाणा। किसानों के लिए ज्ञान और तकनीक का केंद्र बनेगा अनुसंधान केंद्र। महाराणा प्रताप जयंती पर 9 परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में कृषि, बागवानी, शिक्षा और जन सुविधाओं के विकास के लिए नए अध्याय की शुरुआत करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का शिलान्यास किया था। सीएम सैनी ने कहा कि रैया में लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित ये आधुनिक अनुसंधान केंद्र किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार और नई तकनीक का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहाँ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जहाँ फल, सब्जी और फूलों की उन्नत किस्मों के विकास पर काम किया जाएगा। महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है।
ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से इससे पहले जींद, अंबाला, सोनीपत और करनाल में भी बागवानी अनुसंधान केंद्र शुरू किए जा चुके हैं, तो वहीं चरखी दादरी में भी अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुनीपुर में पुष्प उत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब समय हरित क्रांति से आगे बढ़कर वैल्यू क्रांति और हॉर्टिकल्चर क्रांति की ओर बढ़ने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 11.5 वर्षों में हरियाणा में बागवानी क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। प्रदेश में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन की दिशा में मदद मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा के किसान सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें फल, सब्जी और पोषक फलों के उन्नत किस्मों का विकास होगा। यहाँ विकसित होने वाली साथियों तकनीकें जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्वक सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ के क्लस्टर पर स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। इसके अलावा मोरनी ब्लॉक को प्राकृतिक और जैविक खेती के ब्लॉक के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि अब एग्री बिजनेस का रूप ले चुकी है। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामूहिक प्रयासों से करना होगा। फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, औषधीय पौधे हो, साथियों फूल हो, मशरूम हो, शहद जैसे उत्पादकों की मांग लगातार साथियों बढ़ रही है। आज पूरा विश्व कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से साथियों गुजर रहा है। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे घटते जल स्तर की बात हो, उनके संसाधनों की बात हो, चाहे साथियों बढ़ती आबादी की बात हो या खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। साथियों, ऐसे समय में वैज्ञानिक अनुसंधान की वह माध्यम है जो कृषि को अधिक लाभकारी बना और टिकाऊ बना सकते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र इन चुनौतियों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बादली उपमंडल में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा। भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा देकर यहां चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने घोषणा की कि बादली विधानसभा क्षेत्र की 70 किलोमीटर लंबी 31 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की भी मरम्मत और सुधार कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाग्राम योजना के तहत गांव बादली में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन और 13 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति का कार्य कराया जाएगा।
माचरौली में बीडीपीओ भवन का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने गांव बादली के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए अलग से देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर विकास को नई गति देना है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।